नमस्कार, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में। तो दोस्तों, करियर को लेकर अक्सर हम कई विषयों पर बातचीत करते रहते हैं और इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है जीव विज्ञान के क्षेत्र में करियर। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बायोलॉजी एक्सपर्ट अनिल कुमार सिंह। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि बायोलॉजी क्या है, और कुछ बच्चे जो इंटरमीडिएट में स्ट्रीम लेना चाहते हैं बायोलॉजी की, तो आने वाले समय में उन्हें क्या क्या इससे लाभ हो सकते हैं? ये जो बायोलॉजी शब्द ही है ना, इसका मतलब ही होता है जीवन का अध्ययन। हाँ जी। अब हम जिंदगी के लिए, जीवन के लिए सब कुछ करते हैं। बायोलॉजी केवल ये हमारी ही जिंदगी नहीं, बल्कि इस प्लेनेट पर मौजूद तमाम जिंदगी को समझने का एक मौका देता है। तो ये है बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन का अध्ययन। अब दूसरा बात पर आते हैं कि बायोलॉजी क्यों सेलेक्ट करे। हम ये नहीं कहते कि बायोलॉजी ही सेलेक्ट करे। सवाल ये है कि इंसान अपने आप को ये समझे कि हम पढ़ाई लिखाई करते क्यों हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ाई का, एजुकेशन का, शिक्षा का मतलब है इंसान के जीवन को मजबूत बनाना, इंसान को आत्मनिर्भर बनाना, इंसान के अंदर एक विश्वास, जिंदगी अच्छे से जिएंगे, जिंदगी खुशहाल जिएंगे, जिंदगी सुखद जिएंगे और आत्मनिर्भर जिएंगे और अपनी निर्भरता से समाज को भी कुछ देके जाएंगे। ये हमारे शिक्षा का महत्व है। बिल्कुल। अब इसमें रही बात कि आत्मनिर्भरता किसकी कितनी, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब सामान्य चीज़ें बिक रही हो, जब मान लीजिए हम किसी आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, अब बहुत आम गिर रहा, टपक रहा हो, तो हमें भी मिल जाएगा, उसे भी मिल जाएगा, उसे भी मिल जाएगा। अब उस समय हम कहेंगे कि जी हम तो आत्मनिर्भर, हमारे तो भोजन मिल गया। लेकिन इस समय कैसे पता चलेगा कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं? आत्मनिर्भरता, हमारा पेशेंस, हमारा कॉन्फिडेंस तो तब मिलेगा जब हम एक वैसे परिस्थिति में फंसे जहाँ पर अभाव हो, जब क्रूशियल फेज हो, जब रिसोर्सेस कम हो, और उस कंडीशन में हम देखें कि हम औरों से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं क्या हम सिर्फ स्वयं जीने के साथ साथ दूसरे को भी मदद पहुंचाने में सफल हो रहे हैं क्या? अगर ऐसा होता है तो समझिए ये आत्मनिर्भरता है। और अभी जो दौर चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, यह वक्त हमारे को समझा दिया है कि जरा हम अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखें कि बहुत लोग काम से छूटकर बैठे हैं, आज खाली बैठे हैं, और बहुत लोगों ने इस क्रूशियल टाइम में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निर्भीकता और निडरता और साहस के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ आज समाज को सर्व कर रहे हैं और इसके बचाने में जुटे हैं। बिल्कुल। वो देखिए कि वो खुद निर्भर हैं और लोगों के जान बचाने में भी वो पूरी सहयोग दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ लोग का काम छूटा हुआ है, लोग घर में बैठे हैं। हम आज कहते हैं कि एक मजदूर जो है आज बेकार बैठा हुआ है क्योंकि काम नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए ना कि उसके पास एजुकेशन कम था, ऐसा एजुकेशन था जिसका अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो क्रूशियल से क्रूशियल फेज में वो कौन सी शिक्षा है जो हमारे को खड़ा रख सकता है, हमारे को मजबूत रख सकता है? उस शिक्षा के तरफ आने वाला समय में लोगों को जाने की ज़रूरत है। अब बहुत हमारे आसपास हैं, इंटरेस्ट है, लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हम जो है कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो उसमें देखना यही है कि अपने को मनन करें, चिंतन करें, समाज में उदाहरणों को देखें और तब वो सेलेक्ट करें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट आत्मनिर्भर बनाएगा, मजबूत बनाएगा, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप करेगा। और ये सब को अगर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि बायोलॉजी इसमें एक अहम सब्जेक्ट है। हाँ जी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जीव विज्ञान में करियर बनाना लोगों के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए भी बेहतर साबित होने वाला है। जी। तो सर, करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बताएंगे, जो स्टूडेंट 12th पास आउट हो गए हैं साइंस स्ट्रीम से, तो उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है? देखिए, जो साइंस स्ट्रीम से हुए हैं, जो बायोलॉजी
से हुए हैं खास तौर पे। हाँ जी। ऐसे तो जब कोई बायोलॉजी लेता है तो उसके दिमाग में एक बात रहती है कि हमें एमबीबीएस करना है, बिल्कुल। डॉक्टर बनना है। लेकिन ये बातें ज़्यादा लोगों तक रहती है, पर मैं इस फील्ड में आज लगभग 20 वर्षों से बायोलॉजी के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ हाँ जी। और बहुतों का करियर बनते देख रहा हूँ, और ऊपर वाले ने चाहा आगे भी देखूँगा। तो बहुत में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले से डिसाइडेड हैं कि नहीं, हमारे को क्लिनिकल फील्ड में नहीं, नॉन क्लिनिकल में जाते हैं। बिल्कुल। बहुत ऐसे हैं जो टीचिंग में भी करियर बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि समझने का है कि एक मास लेवल समझता है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर में भी बहुत सारे तरह के हैं, बहुत सारे पैथ्स हैं हमारे यहाँ। एक तो एमबीबीएस है, एलोपैथ है। हाँ जी। एलोपैथ के अलावे अल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत सारे फील्ड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें तो एमबीबीएस के अलावे बीडीएस भी है, बीएमएस भी है, बीएचएमएस भी है। इसके अलावा एरोमा थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर, ऐसे तमाम मेडिकल के फील्ड्स हैं जी। जो क्लिनिकल फील्ड्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी अब जब मान लिया जाए कि हम पढ़ तो रहे हैं, हमारे को सुविधाएं वैसी नहीं मिल रही है, तो शायद हम एमबीबीएस नहीं बन पाएंगे, तो क्या कर पाएंगे। तो उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं, जब वेटनरी है, बिल्कुल। डेयरी टेक्नोलॉजी है। आज देख लीजिए इसमें फील्ड में कितने करियर बढ़ते जा रहे हैं। जी। माइक्रोबायोलॉजी का क्षेत्र है, बायोटेक्नोलॉजी, आज दुनिया रिसर्च कर रही है। इस कोरोना वायरस के का लैब में काम हो रहा है, जगह जगह बायोटेक्नोलॉजी के लोग इसमें लगे हुए हैं, पूरे विश्व में लगे हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है, वेटनरी का फील्ड है, हॉर्टिकल्चर का फील्ड है, सेरीकल्चर का फील्ड है, लैक कल्चर का फील्ड है। ऐसे तमाम सारे, फॉरेंसिक है। बहुत लोग, बहुत आज के यूथ जो हैं सीरियल और को देखकर और डिफरेंट सोर्स से न्यूज़ को देखकर बहुत सारे में क्रेज हो गया आजकल फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना। तो फॉरेंसिक फील्ड में भी कई अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। सो केवल यही एक करियर नहीं है। और बहुत लोग तो, जैसे मेरे जैसा लोग तो बायोलॉजी लेकर के टीचर बना, और बहुत खुश हूँ मैं इस फील्ड में, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। मजे की बात है कि इमेजिनेशन कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में ना। आपको, आप अगर अपने हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कोई वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं जो कहीं दूर दिख रहे हैं या जो इनविजिबल है, आप उसको महसूस कर रहे हैं। आज वायरस नहीं दिख रहा, वायरस के बारे में पढ़ाई जा रही है, लेकिन आज बच्चा बच्चा जान गया है कि एक वायरस भी होता है। जो छोटा बच्चा है, जो पहले नहीं जानता था, जिसको स्कूल में या किताबों में हम रटा देते थे, रट जा बेटा ये वायरस होता है, ये बैक्टीरिया होता है, अब तो उसको भी ये एहसास हो गया है कि ये वायरस कितना खतरनाक है। बिल्कुल। तो जिस चीज़ को इंसान रोज फेस करता है, रोज उसके आमने सामने से गुजरता हो, या उसके शरीर के अंदर है, या उसको महसूस कराता हो, उसी को तो पढ़ना है। सो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और इसमें इतने सारे करियर हैं। और इसमें मज़े की बात तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा करियर, मैं तो एक छोटे से लैब टेक्नीशियन को देख रहा हूँ कि इस कंडीशन में आज उनकी और मेहनत बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए उनका कब काम रुका, काम तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि हमने ड्रीम पाला कि हम एमबीबीएस करना है। अब एमबीबीएस में भी मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जिनको स्टेट लेवल के कॉलेज मिलते हैं, तो उनके ख्वाब रहते हैं कि हम ऑल इंडिया स्तर से जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें जाते हैं तो उनको लगता है नहीं, हमारे एडमिशन एम्स में होना चाहिए। एम्स में मिलने लगा कॉलेज तो नहीं, हमारा तो ख्वाब है कि दिल्ली एम्स ही होना चाहिए। तो ये तो उनकी कैपेबिलिटी है उतनी मेहनत करना भाई। तो आप फील्ड तो आपके लिए इसमें सारे हैं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बेरोजगार नहीं छोड़ता, बेहुनर नहीं छोड़ता, क्योंकि इस चीज की नीड है हर ना, किसी को होती हर है। किसी को होती है। और तो छोड़ दीजिए, अपने आप को होती है। बिल्कुल, ये कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। बिल्कुल। बायोलॉजी कहते हैं ना, बीइंग अलाइव, व्हाट डज इट मीन। यस। बायोलॉजी तो वो सब्जेक्ट है जो बताता है कि हम जिंदा हैं। ये जिंदा है, इसका क्या मतलब है, हम क्यों जिंदा है, कैसे जिंदा है, क्या वजह है जिसने हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है।
और तो छोड़ दीजिए, बायोलॉजी तो एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो इंसान के स्वयं को समझने का एक बेहतर मौका देता है। जरिया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैरियर भी है बहुत सारे फील्ड में, और स्कोप भी है। स्कोप का मतलब उससे नहीं देखता हूं मैं कैरियर से, कैरियर अलग है। स्कोप ये जो अपने आप को समझना है, स्कोप ये कि जिंदगी क्या है, स्कोप ये कि इंसान को समझ में आ जाए कि मृत्यु क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। मृत्यु के बाद क्या होता है, जिंदगी कैसे जीना है, कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं रहना चाहिए, किस इंसान को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हम देखते हैं बहुत लोगों को, किसी ने कह दिया कि मैं तो फलाना नींबू का रस पीता हूँ रोज, तो सुन के पीने लगा। किसी ने कहा मैं तो ग्लूकोन डी पीता हूँ, सपोज कीजिए, उससे एनर्जी मिलती है। दूसरा व्यक्ति ने ग्लूकोन डी पीना शुरू कर दिया। उसको पहले अपना जांच करा, अगर वो बायोलॉजी समझता तो वो सोचता पहले अपना शुगर लेवल टेस्ट कराऊं, तब सोचूंगा कि हमें ग्लूकोज पीना है कि नहीं पीना है ना। तो सुन के नहीं करता। बिल्कुल। तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसके शरीर की स्थिति पर निर्भर करता है। जी सर, सब्जेक्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अपने बारे में हम जानते हैं, अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, जो भी स्टूडेंट इसमें करियर बनाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, तो अगर वो सरकारी सीट निकालते हैं तो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार मेहनत करने के बाद भी सरकारी सीट नहीं निकालते और प्राइवेट में MBBS करें या कोई भी कोर्स करें, नर्सिंग का कोर्स करें, तो काफ़ी महंगा पड़ता है और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी महंगा पड़ जाता है कोर्स। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ये बात है ना कि मेहनत करे, हाँ जी, हम आपसे बता रहे हैं कि जो लोग भी हमें सुन रहे हैं और जिनको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत मेहनत किया है और हमको नहीं मिला है, वो अपने अंतरात्मा से पूछे। देखिए, दूसरे को, इंसान एक ऐसा जीव है जो अपनी अनसक्सेस का ब्लेम स्वयं पर कभी नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी टीचर को, कभी हमारे स्कूल नहीं था, कभी अपनी हमारे पेरेंट को, कभी अपनी परिस्थिति, और न मिलता है तो ईश्वर को उसमें दोषी बना देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अगर कहीं असफल हुआ हूं तो मैं कहता हूं कि उसके लिए जिम्मेदार भी, उसके लिए कमी भी मैंने स्वयं ही करा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब रही बात कि जो लोग ये समझते हैं कि मेहनत हमने बहुत करा है और हमको सरकारी सीटें नहीं मिली, इसका मतलब है वो अपने आप को टटोलें कि अगर किसी को सरकारी सीट मिली होगी तो मेहनत तो उसने भी किया होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे आप में कोई कमी रही होगी। कहाँ पर वो कमी रही है उसको? जो इंसान अपने अनसक्सेस का श्रेय हाँ जी। और अनसक्सेस का जो कारण है वो अपने आप को देने लगे ना, उस दिन से समझ लीजिए उसके सक्सेस के दिन शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। यही हम इंसान की कमी होती है कि हमेशा सफलता तो हम अपने लिए, अपने ऊपर बांधते हैं, और असफलता के लिए, चाहे वो किसी को, मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान तक को लोग, भगवान ने मेरे तकदीर ऐसे बना दी। हाँ, अरे भगवान ने, किस्मत खराब है। भगवान ने तो मेरे को इंसान बनाया, इससे अच्छी तकदीर तो कोई हो ही नहीं सकती। जी। वरना भगवान तो, अगर भगवान सब कुछ दुनिया बनाया है तो भगवान तो फिर दूसरे में पैदा कर देता हमारे दूसरे जाति में। इतना खूबसूरत और इतना अच्छा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना के भेजा है इंसान, सब कुछ ठीक है, स्वस्थ बना के भेजा है, तो फिर कमी होती है तो वो हमारी है। इसलिए हमें अपने अनसक्सेस का कारण भी खुद को ही रखना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो बच्चा इस बात को समझ के करेगा, 100% मैं कह रहा हूं कि वो पूरी लगन से करे, वो जो सीट चाहेगा, जो कॉलेज चाहेगा वो मिलेगा। धैर्य के साथ इसमें पेशेंस रखना और अपनी मेहनत जारी रखना, ये जरूरी है। तो करियर चाहे जो भी हो, मेहनत हर करियर में बहुत जरूरी तो है, हर सब्जेक्ट है। को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, अब मान लीजिए आज हमें 1 साल पढ़ना है, हाँ जी, 2 साल लग गया, 2 साल हमने संघर्ष किया। आज हमारे या हर बच्चे के पेरेंट, उनके रिश्तेदार, उनके बड़े भाई, सभी छोटे भाई, सबका सहयोग रहता है। हाँ जी। टीचर हैं, मतलब इस बच्चे के चारों तरफ से इनके सपोर्टिंग खड़े हैं। हाँ जी, चारों तरफ से सभी इनको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। एक समय जब आदमी हमारे जैसे हो जाता है, जब पारिवारिक जीवन में आ जाता है, जब जिम्मेदारियों का को संभालना होता है, फिर इससे सारे का सपोर्ट करना पड़ता है।
तो अब सवाल है कि आज अगर हम सारे सपोर्ट के साथ स्ट्रगल कर ले बच्चा 1 साल 2 साल, तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल से बच जाएगा। बिल्कुल। और अगर आज कम स्ट्रगल तो करोगे, पूरी जिंदगी भर। अगर आज आपने मेहनत कम करी तो पूरी जिंदगी मेहनत कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ही तो फर्क है। अगर आज आपने हार्ड वर्क किया तो आपकी ताउम्र जो होगी ना वो स्मार्ट वर्क से कमाएंगे। बिल्कुल। जैसे एक मजदूर घर बनाता है, दिन रात मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, उसकी जो दिहाड़ी है वो कितनी जाती है आप देख लीजिए। बिल्कुल। और एक इंजीनियर जब आर्किटेक्ट का नक्शा बना के देता है हाँ जी। तो उसकी फीस कितनी होती है देख लीजिए। क्यों? एक हार्ड वर्कर है, एक स्मार्ट वर्कर है। स्मार्ट वर्क तभी कर सकते हैं जब हमारे पास शिक्षा हो। बिल्कुल। और शिक्षा के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना रिसर्च पड़ेगा, करनी पड़ेगी। तो आज साल भर अगर हम हार्ड वर्क कर लेते हैं ना तो पूरी जिंदगी स्मार्ट वर्क करने लायक रहेंगे। और अगर आज हम आज नहीं करते हैं तो पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करने लायक रहेंगे। और हार्ड वर्क में जो मिलता है वही मिलता रहेगा। बिल्कुल। पैसे की भी तंगी होती वो है तो और रहेगी। लाइफ जीना भी। और मेहनत उतनी ही, बिल्कुल। शरीर तोड़ के मेहनत। जी बस यही तो हमारे को शिक्षित करना आता है। शिक्षा का यही तो महत्व है। जी सर, आपने जिम्मेदारियों की भी बात की थी। तो जो छात्राएं होती हैं आने वाले समय में उन्हें जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं, तो उनके लिए कौन कौन से ऐसे मेडिकल कोर्सेज हैं जो उनके लिए लाभकारी हों आने वाले समय के लिए? देखिए, मेडिकल फील्ड में अगर हम क्लिनिकल फील्ड को ले लें हाँ जी। तो महिलाओं के लिए मान ले वो जहाँ रहेंगी, एक डॉक्टर वो जहाँ है वहीं सेवा दे रहा है। वो अपने घर में बैठी हैं तो भी वो वर्किंग है। बिल्कुल, वर्किंग वुमेन। उनके पास कोई बड़ा एसेट की जरूरत नहीं है कि वो उसके लिए ये उद्योग बैठाना पड़ेगा तभी वो डॉक्टर को काम मिलेगा। बिल्कुल। और ऐसे भी हमारे समाज में तो बहुत डॉक्टरों की कमी है। आज देख रहे हैं उत्तराखंड में डॉक्टर्स की उत्तराखंड में कमी है। आज उत्तराखंड में हम 14 सालों से इस मिशन में जुड़े हैं और हजारों डॉक्टर बनाए हमने। बिल्कुल। हजारों विद्यार्थी आज देश ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी और विदेशों में भी हैं मेरे। और मेरे को बड़ा खुशी होता है कि जब मैं उनके बारे में सुनता हूं और लोग आकर बताते हैं कि आपके स्टूडेंट ने ये हमें मदद किया है। और मेरे विद्यार्थी में अभी तक मुझे ऐसा नहीं कंप्लेन मिला कि किसी ने बहुत गर्मजोशी से न बोला हो कि सर वो आपके विद्यार्थी ने इस तरह से मदद किया कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी डॉक्टर के पास आए हैं। ऐसा लगा कि कोई हमारे ही साथ का आदमी है। तो इस तरह से एजुकेट किया है हमने। और ऐसा ही एजुकेशन की ज़रूरत है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच इतना समझदारी हो, इतना फ्रेंडली रिलेशन हो कि डॉक्टर जो कहे पेशेंट उसको बहुत आसानी से इजी ले। और कम्युनिकेशन भी ऐसा हो जिससे हर तबके का पेशेंट डॉक्टर की भाषा को आसानी से समझ ले। तो ये काम महिलाओं से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। जी, क्योंकि उनमें इमोशंस होते हैं। उनमें उन नेचर ने उनको बनाया इतना कन्विंसिंग है। अब आप हमसे बोल रहे इतना कन्विंस हो जा रहा हूं मैं, तब या एक सवाल के इतने सारे जवाब बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो उनके लिए तो सबसे आत्मनिर्भर चीज है और बहुत बड़ी लागत की नहीं है। जहाँ है वहीं उनकी प्रैक्टिस है। जी। तो नर्सिंग जो कोर्सेज हैं, अगर कोई एमबीबीएस नहीं कर सकता है तो नर्सिंग कोर्सेज, और इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा नर्सिंग है उनके लिए, ये भी उनको स्टेबिलिटी देता है। फिजियोथेरेपी है, अपना जहाँ है वहीं लोग क्लिनिक चला रहे हैं। एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है, एरोमा थेरेपी है, आयुर्वेद है, डेंटिस्ट्री है, ऐसे तमाम फील्ड हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ हमारे कई स्टूडेंट तो यहाँ कई वेटनरी के कई अस्पतालों में हैं और वो भी खुश हैं। हाँ, वो जॉब में हैं और उनका इंटरेस्टिंग फील्ड है। आज वो बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके लिए बायोलॉजी के अधिकांश फील्ड ऐसे हैं। बिल्कुल। इसलिए इनको जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बायोलॉजी का फील्ड सबसे स्टेबल फील्ड है मेरे विचार से। और साइंस स्ट्रीम में अगर आना है तो जी, उनके लिए वो करियर कहीं सोचना नहीं कि वही कहते हैं ना जिंदगी के बाद और जिंदगी के साथ, तो वो बिफोर मैरिज भी और आफ्टर मैरिज भी उनका जो काम था वो एज इट इज रहेगा, बढ़ेगा ही उसमें अनुभव, घटेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
और कुछ छात्र सर जो एमबीबीएस करना चाहते हैं और पहले से सीरियस अपने करियर को लेकर कि उन्हें एमबीबीएस ही करना है, तो क्या उनको किस तरह की उनको एमबीबीएस की तैयारी करनी चाहिए? और दूसरा मेरा आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ कि 11th और 12th से ही एमबीबीएस की तैयारी छात्रों को शुरू कर लेनी चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ? होता ये है कि इंटरमीडिएट में उन्हें गाइडेंस स्कूल के अलावा लेना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा है कि सिलेबस तो जो 11th और 12th का है वही एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी है जी। लेकिन जो सवाल पूछने का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है हाँ जी। वो डिफरेंट है। और जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में एमसीक्यूज होते हैं। हाँ जी। अब एमसीक्यूज में एक सवाल दिए हुए हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 में कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसा देख लगता है कि एक नज़र की इसमें एक से ज़्यादा सही है और उनमें से हमारे को एक ही जवाब देना है। तो हमें वो समझना पड़ेगा कि अगर 3 इसमें सही लग रहा है तो उसमें मोस्ट सुटेबल कौन है। हाँ जी। सो वहाँ देखना ये नहीं पड़ता कि करेक्ट आंसर क्या है, देखना ये पड़ता है कि ज़्यादा उपयुक्त कौन है। हाँ जी। अब ये चीज़ें कैसे सेलेक्ट होगा? ये चीज़ें सेलेक्ट तब होगी जब बायोलॉजी को या सब्जेक्ट को, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, हाँ जी। उसके कंसेप्ट को समझ के हम पढ़ें। अक्सर हाँ बायोलॉजी के बारे में लोग मैं सुनता रहता हूँ कि कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास 10th 12th करके बाहर से, कहते हैं सर पहले तो हम समझते थे कि बायोलॉजी जो है वो रटना है और हम तो रट के पास हो गए। बिल्कुल, रट के आप एकेडमिक पास हो सकते हैं लेकिन रट के आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते, बस यही फ़र्क हो जाता है। कंपटीशन निकालने के लिए सब्जेक्ट को फील करना होगा, महसूस करना पड़ेगा, तब आप वो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन होगा ये आप सेलेक्ट करने की तर्क शक्ति आपके अंदर विकसित होगी। जी। जहाँ तक माइंड ऑफ सेंस काम जहाँ तक जैसे बायोलॉजी को हम साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं, जी। बहुत सारे एक्सेप्शन हैं इसमें। बायोलॉजी के कंसेप्ट को हम फार्मूला से नहीं डिराइव कर सकते, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में है कि हम बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम फार्मूले से डिराइव कर देते हैं। तो वहाँ पर आप करेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, अगर आपने सही सॉल्व किया है तो एकदम 4 ऑप्शन में एक करेक्ट निकल के आ जाएगा, जी। आंसर मैच कर गया। लेकिन बायोलॉजी में तो आपका फॉर्मूला नहीं है, आपका दिमाग इतना फास्ट चलना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप अपने टॉपिक में क्लियर होंगे तो आपको उसका आंसर, आपको सब्जेक्ट का तर्क महसूस हो, बिल्कुल, आपको उसके आगे पीछे की बातें समझ में आनी चाहिए। जो काम मान ले, अगर आपको ये पता है कि हार्ट जो है काम करता है तो ये ब्लड सर्कुलेट होता है, तो एक पक्ष टीचर ने बता दिया है तो आपको 10 पक्ष पूछना चाहिए टीचर से कि सर काम स्लो करेगा तो, काम फास्ट करेगा तो, यानी जो एक लाइन बताई गई उसके सराउंडिंग में बहुत सारी बातें होंगी। जी। सो इस तरह से अगर 11 12 से पढ़ाई सोच के पढ़ा जाए बच्चा तो उसके लिए बहुत आसान है, उसको आगे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। इसी चीज़ को डेवलप करने के वजह से 12th पास करने के बाद स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब स्ट्रगल करना पड़ता है तो उसमें कोई जल्दी compete कर लेता है, किसी को टाइम लग जाता है, और वो साथ में वाला बच्चा compete कर गया तो दूसरा बच्चा उससे हतोत्साहित हो जाता है कि अरे उसका हो गया, लगता है मैं उस लायक नहीं हूँ। नहीं, सब उस लायक है। मेहनत करने का अपनी कैपेसिटी है और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, चीज़ों की समझ बढ़ाने की ज़रूरत है, सब्जेक्ट को महसूस करने की, तर्क विकसित करने की ज़रूरत है। हर बच्चा उस लायक है। मैं नहीं मानता कोई बच्चा कमज़ोर होता है जी। बस गाइडलाइन सही होना चाहिए और बच्चे को फॉलो करना चाहिए। जी सर, तो आपसे बातचीत करके सर बहुत अच्छा लगा, और जाते जाते मैं सर आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कुछ कहना चाहें या कोई एडवाइस पढ़ाई को लेकर टिप्स आप देना चाहें। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी बच्चे को ये लगता है कि कोई हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार तेज है और मैं कमज़ोर हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे आग्रह गुजारिश है कि आप कदापि ये बात ना समझें। आप भी बहुत इंटेलिजेंट है, बशर्ते कि आप उतना मेहनत करना शुरू कर दें, ईमानदारी से। मेहनत दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को दिखाने के लिए। प्रतिदिन कुछ सीखें। और ये कैसे होगा? जब भी आप अपने एक्सपर्ट से मिलते हैं, जब भी आप अपने टीचर से मिलते हैं, अपनी किताबों से मिलते हैं, वो भी आपका बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छा दोस्त है, तो शाम को आकलन करें कि आज मैंने कुछ नया सीखा या नहीं। आप खुद अपने आप को एसेस करें।
अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो उस पद्धति को बढ़ाते रहें, और अगर प्रत्येक दिन जैसे आज 2 शब्द नए सीखे हैं तो कल 4 शब्द नए सीखेंगे। बिल्कुल। इस तरह की टेंडेंसी बनाए रखेंगे, जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे थैंक बातचीत। यू। तो आज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आप लोगों के साथ मौजूद होंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।